हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अरुण अग्रवाल उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप में से जितने लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा उस पर आपको जो बेल बटन दिख रहा है उसे भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी कोरोना का दौर है, सभी लोग बहुत सतर्कता से रह रहे हैं और आगे थोड़ी अनिश्चितता है कोचिंग वगैरह खुलने में, तो इसीलिए हम लोग लगातार आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई मजबूत हो सके और आप आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो बस कोरोना के इस दौर में आप सभी सुरक्षित रहें, आपके घर वाले सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको जो पढ़ाया था उसमें आपने देखा होगा कि ज्योग्राफ़ी हमने शुरू किया था। सबसे पहले तो ज्योग्राफ़ी में हम लोगों ने पढ़ा था कि ज्योग्राफ़ी को पढ़ना कैसे है और ज्योग्राफ़ी में क्या पढ़ना है। तो हमने एक मास्टर सिलेबस आपके सामने प्रेजेंट किया था जिसमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे दूसरे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उनमें कैसे हम अपने सेगमेंट को बांट के सेगमेंटाइज करके उसको पढ़ेंगे। और उसको सेगमेंटाइज करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमें जिस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना ज़रूरत है हम उतनी पढ़ाई कर सकें। तो आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि सिलेबस को कैसे हमें समझना है। दूसरा, उसके बाद हम लोगों ने भारत के भूगोल से अपनी कक्षाएं शुरू की थी और भारत के भूगोल में सबसे पहला पार्ट हमने भारत का सामान्य परिचय आपके साथ डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको भारत से जुड़े हुए तमाम इन्फॉर्मेशन बताए थे। भारत का नामकरण, अलग अलग नाम से भारत को जानते हैं। भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, आर्यावर्त भी कहते हैं। तो ये नाम कैसे पड़े इसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। इसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया था कि भारत की विश्व और एशिया के मानचित्र पर अवस्थिति कहाँ है और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, और इसके अलावा भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी लंबी है, कौन कौन से देश हमारे पड़ोसी देश हैं या किन किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे देशों के साथ साझा होती हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि भारत के बारे में और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। छोटे छोटे फैक्ट्स आपको हमने बताए थे, जैसे जनसंख्या संबंधी कुछ फैक्ट्स थे, एरिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स था। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। भारत का सामान्य परिचय 2 पार्ट में हमने उसको डिस्कस किया है। आज के वीडियो में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हम भारत के बारे में पढ़ेंगे तो उसको 4 पार्ट में सेगमेंटाइज कर देंगे। एक पार्ट रखेंगे भारत का सामान्य परिचय, एक पार्ट रखेंगे भारत का भौतिक भूगोल, एक पार्ट रखेंगे भारत का आर्थिक भूगोल और भारत का सामाजिक भूगोल। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए भूगोल के संदर्भ में अगर आप भारत को पढ़ें, विश्व को पढ़ें या किसी राज्य को पढ़ें तो इसी 4 तरीके से उसको क्लासीफाई करके पढ़ा जाता है। तो भारत का सामान्य परिचय हमने देख लिया है। आज हम लोग भारत के भौतिक भूगोल पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा हेडिंग है भारत का भौतिक भूगोल। और भारत के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम इसको और थोड़ा क्लासीफाई करेंगे। देखिए, इस तरह से अगर आप इसको सेगमेंटाइज और क्लासीफाई करके पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि चीज़ें मिक्सअप नहीं होंगी, चीज़ें क्लैरिटी से आपको समझ में आएंगी। आप चीज़ों को अलग अलग संदर्भ में देख सकते हैं, एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन को रिलेट कर सकते हैं, तो एग्ज़ाम में परफॉर्म करना आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, भारत के भौतिक भूगोल को 4 पार्ट में बांट दिया। कैसे कैसे बांटा? एक हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, यानी भारत का जो फिजिकल स्ट्रक्चर। आप देखते हैं भारत में कहीं पर्वत है, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान है, कहीं घाटियां हैं। तो ये जो भौतिक स्वरूप है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, जिसको फिजियोलॉजी भी कई बार कहा जाता है, तो इसके बारे में हम एक सेगमेंट में देखेंगे। दूसरा सेगमेंट जो है वो देखेंगे जलवायु संबंधी भारत की विशेषताएं कैसी हैं। तो जलवायु संबंधी विशेषताओं में मॉनसून को देखेंगे हम लोग। मॉनसून, आप जानते हैं भारत की जलवायु मॉनसूनी जलवायु है। मॉनसून भारत में जो क्रिएट होता है उसके पीछे एक पूरा सिद्धांत है, और मॉनसून कैसे कैसे भारत को प्रभावित करता है, उसका कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है, इससे बहुत सारे प्रश्न हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में और मेंस में अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दूसरा पढ़ेंगे जलवायु संबंधी भारत की विशेषताएं क्या क्या हैं, और मॉनसून को समझने के लिए बहुत सारे क्लाइमेटिक फीचर्स को भी हमें पहले समझना पड़ेगा। तो मैं उसको भी आसानी से आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता न करें।
तीसरा, भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र माने ड्रेनेज सिस्टम, माने भारत में पूरी जो नदियां हैं और उसके साथ जुड़े हुए जो अन्य इंफॉर्मेशन है, झील हैं या डैम्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे। और चौथा सेगमेंट भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे मृदा और वनस्पति। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की मृदाएं मिलती हैं। उन मृदाओं के अलग अलग भिन्नता, जो मृदाओं में भिन्नता है उसका कुछ न कुछ एक कारण होगा, तो हम उन कारणों को समझेंगे। फिर उसके साथ वनस्पति को रिलेट करेंगे कि कैसे जहाँ जहाँ अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं और वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है, उसके कारण वहाँ किस प्रकार की वनस्पति का विकास हुआ है। और आप देखेंगे बाद में इन्हीं चीज़ों को हम विश्व के भूगोल के संदर्भ में भी पढ़ेंगे। तो आज जो हम सबसे पहले शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत का भौतिक स्वरूप, जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलना है, कहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कोशिश यही होगी कि पूरे भूगोल को इतने आसान तरीके से आपको समझाया जाए कि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, आपको कहीं भी प्रेशर लेने की ज़रूरत ना पड़े। खेल खेल में मैप के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आप इन्फॉर्मेशन को याद रख पाएंगे। और यकीन मानिए, अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपने थोड़ा सा भी ध्यान से समझा, उसको अगर आपने फॉलो किया, तो ज्योग्राफी आपके लिए एक बिल्कुल ही एक गेम हो जाएगा, एक मैजिक। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पूरा मैजिक है, कहीं पे भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखते चलें, बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। तो भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, इसको भी फिर सिगमेंटाइज करेंगे। तो देखिए, किसी किसी किताब में इसको 5 भाग में बांटा जाता है, कहीं कहीं 6 भाग में बांटा जाता है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए 6 भाग में इसको पहले क्लासीफाई कर देते हैं। कैसे करते हैं, तो आप देखेंगे भारत का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, भारत का जो भौतिक स्वरूप है, उसमें आप देखेंगे भारत के मैप पे, तो भारत का ये जो उत्तरी हिस्सा है, आप जानते हैं इधर नॉर्थ का हिस्सा है, ये उत्तर है। मैप मैंने आपको बताया था, दिशा का ज्ञान आपको मैंने कराया था। ये दक्षिणी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है। तो देखेंगे उत्तर से लेके उत्तर पूर्व की ओर पूरा ये जो हिस्सा है, यहाँ पे एक विशाल पर्वतमाला का विस्तार है, जिसे हिमालय पर्वत बोलते हैं। तो सबसे उत्तर में जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे एक सेगमेंट। इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे, एक एक इन्फॉर्मेशन समझेंगे। और मैं आपको फिर से यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखा और थोड़ी सी हमारी बातों को फॉलो किया, ध्यान दिया, तो एग्ज़ाम में बहुत रेयर होगा कि आपसे क्वेश्चन छूटे। प्रीलिम्स में तो खास करके आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, और इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आप इसको चेक कर लीजिएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा सेगमेंट है हमारा, वो कैसा रहेगा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। जैसे ही आप इस ओर से इधर आएंगे, ये जो पूरा उत्तरी हिस्सा है, ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये जो पूरा हिस्सा है हमारा, ये क्या है, ये पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। जैसे ही आप इससे थोड़ा सा दक्षिण की ओर आएंगे, यानी इस हिस्से में आएंगे, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस हिस्से में आएंगे, ये वाला जो हिस्सा है पूरा, तो आप जानते हैं ये पूरा का पूरा मैदानी भाग है। यहाँ पे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अपवाह के कारण यहाँ विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है। तो दूसरा सेगमेंट हम लोग विशाल मैदान के रूप में देखेंगे उत्तर भारत का। तीसरा जो है वो पश्चिमी मरुस्थल। आप जानते हैं कि ये जो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है सॉरी ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है और यहाँ पे थार मरुस्थल का विस्तार है। तो ये तीसरा जो पश्चिमी हिस्सा है, कैसे इसका निर्माण हुआ, क्या इसकी विशेषताएं हैं, सारी चीज़ों को हम लोग तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो ये हमारा तीसरा हिस्सा हो गया, पश्चिमी मरुस्थल, है ना, जिसको आप थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थार मरुस्थल, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद का जो पार्ट आप देखेंगे तो ये है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। ये पूरा जो क्षेत्र है इसको हम प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र कहते हैं। ये भारत का, प्रायद्वीप का मतलब मैंने बताया था, किसी भी क्षेत्र का वह भूखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हो। देखिए यहाँ 1, 2, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ और दक्षिण की तरफ 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। और यहाँ की पूरी संरचना पठारी है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र या प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो चौथा सेगमेंट हमारा क्या होगा, प्रायद्वीपीय पठार, एक इसको देखेंगे। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये जो पूरा तटीय भारत है जो समुद्र से लगा हुआ, इधर बंगाल की खाड़ी से, इधर अरब सागर से, तो ये जो तटीय क्षेत्र है इसके बारे में 5वें सेगमेंट में देखेंगे। एक ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र हो गया और ये पूर्वी तटीय क्षेत्र हो गया। तो ये 5वां हमारा पार्ट हो जाएगा।
है ना। ये तटवर्ती क्षेत्र इसको बोल सकते हैं। और इस तटवर्ती क्षेत्र को हम दो पार्ट में बांटते हैं, पूर्वी तटीय मैदान, इधर जो पूरब का हिस्सा है इधर भी मैदानी क्षेत्र का विकास हुआ है, और ये पश्चिमी हिस्सा है यहाँ भी मैदानी क्षेत्र का विकास हुआ है। तो ये पूर्वी तटीय मैदान हो गया और ये पश्चिमी तटीय मैदान हो गया। तो ये पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान देखेंगे, दोनों के बीच क्या अंतर है देखेंगे, दोनों की विशेषताएं क्या हैं उसको देखेंगे। और जो अंतिम है हमारा पार्ट वह है द्वीपीय क्षेत्र। आप देख सकते हैं कि भारत का बंगाल की खाड़ी की तरफ यानी पूर्व की ओर यहाँ पे एक पूरा द्वीप समूह है जिसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। वहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण द्वीप हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं उनको देखेंगे। और इधर अरब सागर की तरफ एक द्वीप समूह है जिसे लक्षद्वीप समूह कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ये हमारा छठा हिस्सा है, यहाँ पे लिखा है अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप अरब सागर में। तो मूलतः इन चीज़ों को अलग अलग हमने कर दिया और एक एक सेगमेंट को हमें समझते चलना है। सबसे पहले हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखेंगे, फिर विशाल मैदान, उसको भी हम क्लासिफाई करेंगे। आप देख लीजिए कि कैसे हम लोग पढ़ रहे। सबसे पहले ज्योग्राफी को हमने बांटा, फिर उसमें से एक सेगमेंट उठाया भौतिक भूगोल, फिर भौतिक भूगोल को हमने बांटा, फिर उसमें से एक सेगमेंट उठाया भौतिक स्वरूप, फिर भौतिक स्वरूप को बांटा, फिर उसमें से एक सेगमेंट उठाया पर्वतीय क्षेत्र, फिर हमने पर्वतीय क्षेत्र को यहाँ पे बांटा, फिर यहाँ से एक एक सेगमेंट को अलग अलग करके पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ने से क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं होगा, सारी चीज़ें अलग अलग होंगी और आपको आसानी से समझ में आएगा, आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन रहेगा और इसके साथ साथ हम लोग मैप पे भी काम करते चलेंगे तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम अपना पहला जो सेगमेंट है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, सबसे पहले उसे उठाते हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो देखिए जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है यानी जो उत्तर में पर्वतमाला है उसे सामान्य तौर पे हम हिमालय पर्वतमाला के नाम से जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। उसको हम सामान्यतः 4 पार्ट में बांट सकते हैं। 4 कौन कौन से पार्ट होंगे? सबसे पहले हम उसको कह सकते हैं, उसमें एक हिस्सा है जिसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, जो उसका दूसरा हिस्सा है उसे कहते हैं वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, तीसरा जो हिस्सा है उसे कहते हैं लघु हिमालय या लेशर हिमालय, और चौथा जो हिस्सा है उसे कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो ये 4 हिस्से हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे नॉर्थ में ट्रांस हिमालय, उससे दक्षिण में इधर से इधर आएंगे तो नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे, माने सबसे पहले ट्रांस, फिर ग्रेटर, फिर उससे दक्षिण में लघु हिमालय, फिर उससे दक्षिण में शिवालिक हिमालय। तो हिमालय पर्वत को इन 4 भाग में बांटा जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्वतीय क्षेत्र के बाद और दक्षिण में आएंगे तो क्या मिलेगा? उत्तर का मैदान मिल जाएगा, यानी पर्वतों के बाद मैदान की शुरुआत हो जाती है, मैदानी संरचना पाई जाती है। अब यहाँ पे समझिए, ये जो ट्रांस हिमालय है और ये जो वृहद हिमालय है, आप जानते हैं, मान लीजिए कहीं पे कोई एक पर्वत पाया गया, एक पर्वतीय संरचना यहाँ है और दूसरी पर्वतीय संरचना यहाँ है, 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा, ये तो बिल्कुल पर्वत ऐसे उठा हुआ होगा, ऐसे पूरी लंबी ऐसे पर्वत होगी, और इसके बगल में ऐसे अगर पूरी पर्वत होगी तो बीच का क्षेत्र जो होगा वो गहरा होगा। तो 2 पर्वतों के बीच का क्षेत्र जो मैदान के रूप में होता है, सामान्यतः समतल होता है या मैदानी रूप में होता है, उसको हम घाटी कहते हैं। तो ये हिस्सा जो है वो घाटी हो गया। यानी कभी भी 2 पर्वत श्रृंखलाएं हम देखते हैं तो उनके बीच का क्षेत्र घाटी के रूप में होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, तो इसके बीच में एक घाटी है यहाँ पे, फिर ये वृहद हिमालय और लघु हिमालय, तो इसके बीच में एक घाटी क्षेत्र मिलेगा। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो इसके बीच में भी एक घाटी क्षेत्र मिलेगा, यानी इनके बीच में घाटियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है। तो ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है उसे वहाँ जो घाटी बनी है उसे ITSZ के नाम से जाना जाता है, इंडस सांगपो सचर जोन। इंडस और सांगपो 2 नदियां हैं। इंडस को हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं, जो भारत की एक बड़ी प्रमुख नदी है, बाद में पाकिस्तान चली जाती है। नदियों में आगे देखेंगे हम लोग, बस रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और सांगपो जो है वो तिब्बत की एक बहुत प्रमुख नदी है। वही नदी तिब्बत से होकर भारत में जब आती है तो इसी को हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ये सब आगे देखेंगे। तो चूंकि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच के क्षेत्र से, और ये नदियां जो हैं वो घाटी बनाते हुए आगे बढ़ती हैं, इंडस नदी की घाटी और सांगपो नदी की घाटी। इसलिए इस क्षेत्र को ITSZ कहते हैं, इंडस सांगपो सचर जोन के नाम से जाना जाता है। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वृहद हिमालय है, वृहद अभी मैं डायग्राम पे भी आपको दिखाऊंगा। वृहद हिमालय जो है, वृहद हिमालय और लघु हिमालय,
बृहद हिमालय और लघु हिमालय के जो बीच का क्षेत्र है वो भी घाटी क्षेत्र है, और वहाँ पे जो घाटी क्षेत्र है उसको MCT के नाम से जानते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, अब ये जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, इस क्षेत्र से एक बड़ी प्रमुख नदी बहती है। जैसे यहाँ पे आपने देखा दो नदियाँ इस क्षेत्र से बह रही हैं, एक सिंधु और एक सांगपो, जिसके नाम पे इनका नामकरण हुआ, सिंधु नदी और सांगपो नदी। इसी तरीके से MCT वाले क्षेत्र से एक बड़ी प्रमुख नदी बहती है जो घाटी का निर्माण करती है, उस नदी का नाम है झेलम नदी। तो यहाँ पे झेलम नदी की घाटी का निर्माण हुआ है, और इसी झेलम नदी के घाटी क्षेत्र में एक विशेष हिस्से को कश्मीर की घाटी कहते हैं, जिसे हम भारत का स्वर्ग कहते हैं। बहुत लोग जाना चाहते हैं, आप भी घूमने जाइए कभी मौका मिले तो, है ना। वहाँ पे तमाम आपको वुलर झील, डल झील, बहुत सारे झील मिलेंगे, बड़ी खूबसूरत जगह है। तो झेलम नदी यहाँ से होके प्रवाहित होती है, झेलम नदी का अपवाह होता है। ये बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच का क्षेत्र है उसका नाम है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और यहाँ पे जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको जो घाटी मिलती है उसको हम दून घाटी के नाम से जानते हैं। कौन सी घाटी? दून घाटी के नाम से जानते हैं। कोई परेशानी नहीं है इसमें। और आप शिवालिक हिमालय और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र के बीच में जाएंगे तो हिमालय, शिवालिक हिमालय तो ऊंचा होगा और ये जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र वो नीचा होगा, तो उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे हम HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जानते हैं। ये हिमालयन फ्रंट फॉल्ट क्या है? जब हिमालय पर्वत से जो नदियाँ मैदान की तरफ उतरती हैं, यानी शिवालिक हिमालय से होते हुए उतरती हैं, तो नदी जब भी पर्वतीय क्षेत्र से उतरती है तो उसकी धार क्या होती है? तेज होती है, क्योंकि वो ढाल से होकर बह रही है। तो नदी की धार तेज होती है तो क्या करती है? अपने साथ चट्टानों को तोड़ के लाती है पर्वतीय क्षेत्रों से, और जब चट्टानों को तोड़ के लाती है तो बीच बीच में उन चट्टानों का निक्षेपण करती है, जमाव कर देती है, और उन्हीं चट्टानों के जमाव से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। और यहाँ आप देखेंगे शिवालिक हिमालय से उत्तरी मैदान की तरफ आते समय तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के क्षेत्र में आपको कई अलग अलग प्रकार की संरचनाएं मिलेंगी, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये उत्तर के हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र को 4 भाग में बांटा। शिवालिक हिमालय से दक्षिण में आएंगे तो उत्तर का मैदान मिलेगा। अब इन दोनों हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बीच का जो हिस्सा है उसको ITSZ कहते हैं, ये घाटी क्षेत्र है। बृहद और लघु हिमालय के बीच का क्षेत्र जो है उसको MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। यहाँ पे झेलम नदी की घाटी या कश्मीर की घाटी पाई जाती है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है उसको MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। यहाँ पे दून घाटी का क्षेत्र है। और शिवालिक हिमालय और उत्तर मैदान के क्षेत्र बीच का जो क्षेत्र है उसे HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ये मूलभूत बातें हैं। अब इसी बात को मैंने यहाँ पे थोड़ा और सजा दिया है। अगर हम पर्वत के रूप में देखें तो देखिए, एक पर्वत श्रृंखला जो पूरी ऐसे लंबी विस्तारित होगी, उसके बगल में दूसरी पर्वत श्रृंखला विस्तारित होगी, उसके बीच का जो क्षेत्र है वो धंसा हुआ मैदानी क्षेत्र घाटी कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ट्रांस हिमालय से और अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो आपको तिब्बत का पठार मिलेगा, तिब्बत का पठार मिलेगा, पामीर गांठ मिलेगा। ये सारी चीज़ें आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ मैंने एक और डायग्राम से समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको और क्लैरिटी आ पाए। तो इधर देखिए, यहाँ है तो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे इमेजिन करना है जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, क्योंकि फिर हम उत्तर से दक्षिण पर्वत नहीं बना पाएंगे, वो ऐसे ही बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करना है। तो मान लीजिए एक पर्वत श्रृंखला ऐसे उत्तर में पाई गई, उसके बगल में दूसरी पर्वत श्रृंखला पाई गई लंबी, तो बीच में ITSZ, सिंधु और सांगपो नदी का अपवाह है। तो सिंधु सांगपो नदी का क्षेत्र है, इसलिए इसको ITSZ कहते हैं। ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी अभी बताया, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में दून घाटी अभी आपको बताया। और शिवालिक हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन के बीच का जो क्षेत्र है HFF, वहाँ पे जो अवसाद नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद जो जमा हो रहे हैं, उनसे 4 प्रकार की संरचनाएं बन रही हैं, जिनमें एक को कहते हैं भाबर। मैं बताऊंगा आगे भाबर क्यों कहते हैं, भाबर क्या है, इसकी विशेषता क्या है। दूसरा जो हिस्सा है वो है तराई। आप में से कई लोगों ने नेपाल की तराई का नाम जरूर सुना होगा। कई बार नेपाल की तराई के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो बिहार से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग, और वहाँ पे उनकी कुछ समस्याएं हैं जो आए दिन चर्चा में रहती हैं। तो हम लोग नेपाल तराई शब्द को समझेंगे। फिर यहाँ पे एक है बांगर, बांगर तराई के बाद का जो क्षेत्र उसको बांगर कहते हैं। और फिर उसके बाद जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे जो अवसाद पाए जाते हैं उनको हम खादर के नाम से जानते हैं। तो इस रूप में ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। इसमें आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है।
इसमें बहुत ही मैंने कोशिश की है कि आपको आसानी से समझाऊं और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं इनको यहाँ पे थोड़ा सा लोकेट करा रहा हूँ, क्योंकि मैप का इस्तेमाल हम लोगों को खूब करना है, जम के करना है और बार बार करना है। जितना ज़्यादा आप ज्योग्राफी में मैप का इस्तेमाल करेंगे, जितना आप आउटलाइन मैप पे काम करेंगे, जितना आप एटलस पे वर्कआउट करेंगे, आप याद रखिएगा एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। यानी ऐसा भी होगा कि अगर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मैप पे वर्क किया है तो एग्ज़ाम में आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ज्योग्राफी के 20 सवालों में से आप 18-19 सवाल यूँ चुटकी में सही करके आएंगे। 1-2 रेयर क्वेश्चन होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि आउटलाइन मैप पे और एटलस पे काम करना। आप देखिए मैंने आपको बताया है, तो आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालय क्षेत्र का जो विस्तार है ट्रांस हिमालय का, वो इस क्षेत्र में आपको विस्तार मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा तो इधर आपको ऐसे ग्रेटर हिमालय का विस्तार मिल जाएगा, पूरा ग्रेटर हिमालय का विस्तार है। फिर देखिएगा तो लघु हिमालय का विस्तार मिल जाएगा। फिर देखिएगा तो शिवालिक हिमालय का ऐसे विस्तार मिल जाएगा। उसके बाद इस क्षेत्र में आइएगा तो इस क्षेत्र में आपको प्लेन्स मिल जाएंगे। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। और आगे जाएंगे तो आगे और इसको एलाबरेट करेंगे, ट्रांस हिमालय को भी क्लासीफाई करेंगे, लघु हिमालय को भी क्लासीफाई करेंगे, उसमें कुछ और टुकड़े बनेंगे और वहाँ की बहुत सारी विशेषताएं हम देखेंगे। अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है। जब हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे दर्रे, बहुत सारे ग्लेशियर, बहुत सारी चोटियाँ, बहुत सारी घाटियाँ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इसके आगे की चीज़ों को और देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग फिर एक बार इसको रिकॉल करते हुए और आगे की चीज़ों को फिर से एक बार देखेंगे। तो दोस्तों, तो मैंने अभी आपसे बताया कि हम लोग क्या करेंगे, सेगमेंट को बांट के, तोड़ के और उसके एक एक इन्फॉर्मेशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जैसा कि अभी पीछे हम लोगों ने देखा कि हिमालय पर्वत को 4 पार्ट में बांटते हैं और उन चारों के अलग अलग नाम है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। और उनके बीच का जो क्षेत्र है, 2 पर्वतीय क्षेत्रों, 2 पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र है उसे हमने कहा कि घाटी के नाम से जानते हैं। वहाँ पे हमने ITSZ एक वर्ड पढ़ा, MCT पढ़ा, MBF पढ़ा और HFF। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग और समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए जो ITSZ है, इंडस सांगपो सचर जोन इसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब यहाँ देखिए मैंने कहीं पे माइनस का सिंबल इस्तेमाल किया, कहीं पे प्लस का सिंबल इस्तेमाल किया। तो इसे समझिएगा, ये सब क्या है, ये सब कोडिंग है, ट्रिक है, जो आपके दिमाग में रहेगा तो एग्जाम में बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। तो देखिए जो ITSZ है ना, वो ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से इनमें से कौन सी संरचना अलग करती है। ऑप्शन में दे देगा ITSZ, MCT, MBF, HFF। तो आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप तुरंत बता सकते हैं, है ना। तो ट्रांस हिमालय माइनस वृहद हिमालय, यानी ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करने वाली संरचना है ITSZ। और यहीं पे देखिए अगले बार हमने प्लस चिन्ह का इस्तेमाल किया है, माने ITSZ जो है वो यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट को जोड़ता है। माने यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में जुड़ते हैं ITSZ के द्वारा। तो यूरेशियाई प्लेट क्या है, भारतीय प्लेट क्या है, ये कैसे जुड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। प्लेट्स क्या होते हैं, ये सब अगले आगे के वीडियोस में सही जगह पे हम लोग देखेंगे। अभी बस इतना इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने अगला इन्फॉर्मेशन लिखा है कि यहाँ पे सिंधु और सांगपो नदी का अपवाह होता है, जो पीछे भी आपको हमने बताया। तो ये 2-3-4 इन्फॉर्मेशन है जो आपको ITSZ के बारे में ध्यान में रखना है। इसी तरीके से MCT का पूरा नाम क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये किसको किसको अलग कर रही है संरचना MCT, तो वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग कर रही है। ये दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे झेलम नदी की घाटी, यहाँ पे झेलम नदी की घाटी का विकास हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ से झेलम नदी का अपवाह होता है और उस झेलम नदी के क्षेत्र में जो अपवाह होता है उसे जो घाटी बना है, उसी में से घाटी का एक हिस्सा जो है वो कश्मीर की घाटी के नाम से जाना जाता है, जिसको भारत का स्वर्ग भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाया है, आपसे पूछा जा सकता है कि कश्मीर घाटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो झेलम नदी जो है वो बारामूला में प्रवेश करती है, बहती तो पहले से है। तो झेलम नदी जो है वो बारामूला से लेके और अनंतनाग के बीच
कश्मीर की घाटी का विकास करती है। यानी कश्मीर घाटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, बारामूला से लेकर अनंतनाग तक। तो बारामूला से शुरू होता है, उसके बाद आप आगे जाएंगे तो इसी नदी पे आपको वुलर झील मिलेगा। वुलर झील के बारे में आप एक विशेषता जान लीजिए कि वुलर झील जो है वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है, या यूनियन टेरिटरी में जो अभी नया बन गया। और ये भारत में, पूरे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। माने भारत में मीठे पानी की इससे बड़ी झील नहीं है। फिर इससे बड़ी झील है तो खारे पानी के। मीठा पानी का मतलब ये नहीं कि इसमें चीनी घोला हुआ है, मीठा पानी का मतलब ये कि पीने योग्य पानी, ड्रिंकिंग वाटर का, माने इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए कर सकते हैं। एक पानी होता है, इसको कहते हैं खारा पानी, उसको आप पी नहीं सकते, समुद्री जल जो होता है उससे नमक वगैरह निकाला जाता है। लेकिन ये झील जो है ये मीठे पानी यानी पीने योग्य पानी के झील की बात करें तो भारत में इससे बड़ी दूसरी कोई झील नहीं है पूरे भारत में। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, इसको ध्यान में रखना है। और इसी पर जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है यूनियन टेरिटरी की श्रीनगर, वो इसी झेलम नदी के तट पर है। कई बार पूछा जाता है कि फलां शहर किस नदी के तट पर, तो आप आसानी से बता सकते हैं। और अनंतनाग से कश्मीर की घाटी समाप्त हो जाती है, फिर आगे झेलम नदी बहती है, लेकिन कश्मीर की घाटी का विकास बारामूला से अनंतनाग तक हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब यहीं पे आपको एक बात और ध्यान में रखना है, एक हमने वर्ड लिखा है करेवा, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया करेवा क्या है, क्या विशेषता है। दो तीन बात मैं बता देता हूँ। झेलम नदी जब इस क्षेत्र से बहती है तो झेलम नदी अपने साथ जो अवसादों को तोड़ के लाती है, वहाँ पे बर्फ़ की चादर होती है, तो बर्फ़ की चादरों में जो अवसाद टूट के आते हैं उन्हें हिमोड़ कहते हैं। जनरली मैदानी क्षेत्र में जो अवसाद पाए जाते हैं, सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, पर्वतों से टूट के आते हैं नदियों द्वारा, उन्हें जलोढ़ कहते हैं। जलोढ़ मैदान सुना होगा। ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्रों में ही जब अवसाद जमा होते हैं, जहाँ पे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, तो उन्हें हिमोड़ कहते हैं। तो झेलम नदी के द्वारा जो लाए गए अवसाद इन क्षेत्रों में जमा हुए हैं, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह बिछी रहती है, उसे हिमोड़ कहते हैं। और यहीं पे जिस प्रकार के मैदान का विकास हुआ उसे करेवा कहते हैं। तो करेवा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? करेवा क्षेत्र में केसर की खेती होती है। ध्यान रखिएगा, भारत में अगर पूछेगा केसर की खेती सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होती है, तो करेवा क्षेत्र में। करेवा कोई जगह का नाम नहीं है, उस क्षेत्र में जो मृदा का विकास हुआ है, जो अवसादों का जमा हुआ है, उसे करेवा कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। अब यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ केसर की खेती के बारे में। केसर की खेती कहाँ होती है? भारत में करेवा क्षेत्र में होती है। और अगर लोकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक जगह है पंपोर, जम्मू कश्मीर में। पूरे भारत में केसर की सबसे ज़्यादा खेती यहीं होती है। यानी केसर उत्पादन के लिए अगर भारत में सबसे महत्वपूर्ण कोई क्षेत्र है, कोई महत्वपूर्ण कोई लोकेशन है, तो वह है पंपोर। लेकिन पंपोर छोटा जगह है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग आते जाते नहीं हैं, आवागमन नहीं है, तो उत्पादन तो होता है लेकिन व्यापार यहाँ से ज़्यादा नहीं हो पाता। तो यहाँ से इसके नज़दीक में एक बड़ा सा शहर है श्रीनगर, तो श्रीनगर, वहाँ से केसर को भेज दिया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, श्रीनगर भारत में केसर के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। तो उत्पादन कहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है? पंपोर में, है ना। और उसका व्यापार कहाँ पे बड़ी मात्रा में हो रहा है? तो श्रीनगर में। और किस प्रकार की क्षेत्र में, किस प्रकार के अवसादों में केसर का उत्पादन होता है? करेवा, है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको एकदम दिमाग में रखना है। करेवा से जुड़ा हुआ एक और बात बताए थे कि जहाँ पे जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र में, जहाँ कश्मीर की घाटी है, जहाँ झेलम नदी का अपवाह है, उस क्षेत्र में जिसको करेवा हम कह रहे हैं, यहाँ पे लिग्नाइट मिलने का भी संकेत मिला है। लिग्नाइट कोयले का एक टाइप है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। आगे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, संसाधनों में जब पढ़ेंगे तो। लेकिन लिग्नाइट मिलने का यहाँ पे हमें संकेत मिला है, यानी फिर यहाँ पे लिग्नाइट पाया जाता है या पाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको ध्यान में रखना है। तीसरा हमने आपको बताया था MBF, जिसको पूरा नाम क्या है जिसका? मेन बाउंड्री फॉल्ट। और किसको किसको ये अलग कर रहा है? पीछे आपको बताया लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को। लघु और शिवालिक के बीच में जो घाटी क्षेत्र है उसे हम कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। यहाँ पे दो घाटी ध्यान में रखिएगा, एक उधमपुर कोटली की घाटी और दूसरा दून की घाटी। अभी बताया था दून की घाटी पाई जाती है। उधमपुर कोटली की घाटी जम्मू कश्मीर में और दून की घाटी उत्तराखंड में। दून घाटी आपने सुना होगा, बड़ी पॉपुलर है, देहरादून उसी के नाम पे पड़ा है।
तो दून की घाटी उत्तराखंड में और उधमपुर कोटली की घाटी जम्मू कश्मीर में MBF क्षेत्र में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। और हिमालयन फ्रंट फॉल्ट HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट किसको किसको अलग कर रहा है? शिवालिक हिमालय को और उत्तर के मैदानी क्षेत्र को ये अलग कर रहा है, उनके बीच में पाया जाता है। और यहीं पे शिवालिक हिमालय से जो नदियां नीचे उतर रही हैं वो नदियां अपने द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव करती हैं, जिनसे 4 प्रकार की संरचनाएं बनती है, भाबर, तराई, बांगर, खादर, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से हमारा क्वेश्चन न छूटे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको हमने बताई है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 1-2 बात आपको और बता देता हूँ कि जो हिमालय पर्वत है उसमें कई बार एक सवाल पूछा जाता है कि इनमें कौन सा एक बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, 4 हिमालय पर्वत आपको हमने बताया है। एक बताया है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय एक हमने बताया है। दूसरा हमने आपको बताया वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। तीसरा हमने आपको बताया है लघु हिमालय, ये महत्वपूर्ण बात है। और चौथा हमने आपको बताया है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। देखिए ट्रांस हिमालय को एक और नाम से जानते हैं, पार हिमालय। देखिए मेन जो हिमालय है ना, जो मुख्य हिमालय है वो है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय को आप मुख्य हिमालय भी बोल सकते हैं या इसको महान हिमालय भी बोल सकते हैं। ग्रेटर हिमालय इंग्लिश में कहते हैं, महान हिमालय या मुख्य हिमालय या वृहद हिमालय एक ही बात है। इसके बाद लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी बोला जाता है, मध्य हिमालय। और शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किसे बाह्य हिमालय के नाम से जाना आता है, तो शिवालिक को। कई बार लोग ट्रांस हिमालय को टिक कर देते क्योंकि उनको लगता है कि सबसे बाहर तो वही है, इसलिए इसको बाह्य हिमालय नहीं कहते। बाह्य हिमालय कहने का इसका कारण है, इसका कारण क्या है वो आप समझ लीजिए। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो आपको आगे मैं बताऊँगा, हिमालय पर्वत के निर्माण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिसमें एक तो कोबर का बड़ी महत्वपूर्ण भूसन्नति सिद्धांत है और एक हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, उसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो हिमालय पर्वत के उत्थान के बारे में जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो ये है कि 2 प्लेटें, एक यूरेशियाई प्लेट और एक भारतीय प्लेट, यहाँ पे लिखा हुआ है, सब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। ये 2 प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे से नज़दीक आ रही होती हैं। आप एक बात जान के आपको हैरानी होगी कि आज जहाँ पे हिमालय पर्वत है वहाँ पे कभी एक बहुत विशाल समुद्र हुआ करता था, सागर हुआ करता था, जिसको टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। और इसकी आप कल्पना करना चाहें तो थोड़ा सा आपको मैप पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप मैप देखिएगा तो मैप पे आप देखिए एक तरफ यूरोप और उसके दक्षिण में देखिए अफ्रीका। जब यूरोप और अफ्रीका को देखेंगे तो उसके बीच में आपको एक सागर मिलेगा जिसको भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। जानते हैं वो जैसे भूमध्य सागर 2 महादेशों के बीच में है, 2 प्लेटों के बीच में है, ठीक वैसे ही कभी यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में एक टेथिस सागर था, विशाल सागर था। और जानते हैं ये 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे से नज़दीक आती गई। कौन कौन प्लेट? यूरेशियाई और भारतीय प्लेट। और एक दूसरे के नज़दीक आती गई तो टेथिस सागर की चौड़ाई कम होती गई और उनके नज़दीक आने से टेथिस सागर में अवसादों का जमाव होता गया। और वही जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने से जो संरचना का विकास हुआ है उसे ही हम हिमालय पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं, हिमालय पर्वत कहते हैं। तो उसमें जो ट्रांस हिमालय है ये यूरेशियाई प्लेट पे बना है। यहीं से आपको 1-2 बात हम समझा देते हैं। ट्रांस हिमालय जो है ये यूरेशियाई प्लेट के ऊपर विकसित हुआ है। और कैसे विकसित हुआ सब बताएंगे, किस काल में विकसित हुआ, कैसे विकसित हुआ, ये सारी बात आपको मैं बताऊंगा। और ये तीनों जो हिमालय है, वृहद, लघु और शिवालिक, इनका विकास भारतीय प्लेट पे हुआ है। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, भारतीय प्लेट पर हुआ है। प्लेट वगैरह सब बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए। तो यूरेशियाई प्लेट पे ट्रांस और ये तीनों भारतीय प्लेट पे हुआ है। ठीक है, अब मेन हिमालय जो है वो यही तीनों है। इसमें से चूंकि सबसे बड़ा वृहद हिमालय इसीलिए उसको मुख्य हिमालय भी कहते हैं। अब इस हिमालय पर्वत जो हम हिमालय बोलते हैं जब, तो उसका मतलब होता है वृहद हिमालय से। और इसके पार भी एक हिमालय है, इसके उत्तर में इसके पार जाएंगे तो भी एक हिमालय मिलेगा, ट्रांस हिमालय, इसीलिए ट्रांस को पार हिमालय भी कहते हैं। अब आप जानते हैं कि जब यूरेशियाई और भारतीय प्लेट टकराया तो सबसे पहले जो हिमालय बना वो है ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय बना, उसके बाद लेसर हिमालय बना। यानी प्लेटों के टकराने से 3 हिमालय बना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले क्या बताया कि ये 3 एक मामले में एक समान है। कौन कौन? वृहद, लघु, शिवालिक। किस मामले में? क्योंकि तीनों का विकास भारतीय प्लेट पे हुआ है। और अल्टर कौन है इसमें? इसमें कौन सा विषम हो जाएगा? ट्रांस हिमालय। क्यों? क्योंकि ये यूरेशियाई प्लेट पे
विकसित हुआ है, इसकी उत्पत्ति यूरेशियाई प्लेट पे हुई। लेकिन यहीं पे अगर आप दूसरी बात देखेंगे तो एक और तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगर एक और दृष्टिकोण से देखेंगे तो ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय और बृहद हिमालय एक मामले में एक समान है, और इसमें ऑड कौन हो जाएगा? इसमें ऑड हो जाएगा शिवालिक। कैसे हो जाएगा वो आपको बताता हूं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय का निर्माण प्लेटों के टक्कर से हुआ है, प्लेटों के टक्कर से। ये आपको शायद किताबों में नहीं मिलेगा, बहुत डेप्थ में आप कोई किताब पढ़ेंगे तब मिलेगा, जनरल किताबों में नहीं है। तो जब यूरेशियाई और भारतीय प्लेट टकराता है तो पहले ट्रांस हिमालय बनता है, फिर बृहद और फिर लघु। और शिवालिक हिमालय जानते हैं कैसे बना? यहाँ से इन हिमालयी क्षेत्र से जो नदियाँ उतर के जब आती हैं तो वो अपने साथ लाए गए अवसादों को जब जमा करती हैं तो उन्हीं अवसादों के जमाव से शिवालिक हिमालय बना है। यानी शिवालिक हिमालय का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। तो अगर विस्तार के दृष्टिकोण से आपसे पूछे तो चूंकि इन तीनों का विस्तार भारतीय प्लेट पर है इसलिए एक जैसा हो गया, और उसका ट्रांस हिमालय का यूरेशियाई प्लेट पे इसलिए वो अल्टर हो गया। लेकिन अगर संरचना के दृष्टिकोण से पूछे तो संरचना के दृष्टिकोण से ट्रांस, बृहद और लघु एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों की उत्पत्ति प्लेटों के टकराने से हुई है और इसकी उत्पत्ति अवसादों के जमाव से हुई, तो संरचना के दृष्टिकोण से अलग हो गया, है ना। और इसीलिए ये जो शिवालिक हिमालय, इसको हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको सामान्यतः कई बार ये किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक बात समझाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगले क्लास में हम इसको और एलाबरेट करेंगे। जैसे अभी आपने देखा हमने इतना सेगमेंटाइज किया है, अब मैं फिर आपको बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका है। जैसे फिर से मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ कि कैसे हमने शुरू किया। सबसे पहले हमने कहा ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद हमने कहा ज्योग्राफी को 3 पार्ट में बांटेंगे, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और जो राज्य हमारा है झारखंड या बिहार या राजस्थान या यूपी, जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं उसका भूगोल। फिर हमने कहा फिर आप ज्योग्राफी उठाएंगे, कहीं एक का भारत का उठाएंगे तो उसको फिर 4 पार्ट में बांटेंगे। सामान्य परिचय, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। फिर भौतिक भूगोल उठाया हमने, भौतिक भूगोल को फिर हम कई अलग अलग पार्टों में बांटेंगे। उसमें हमने आपको बताया था भौतिक भूगोल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना होगा जियोमॉर्फोलॉजी, फिर पढ़ना होगा क्लाइमेटोलॉजी, फिर पढ़ना होगा बायोज्योग्राफी, फिर पढ़ना होगा ओशनोग्राफी। तो भारत के संदर्भ में हमने आपको बताया था भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, भारत की जलवायुविक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, मानसून, भारत की मृदा और वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसको हमने अलग अलग कर दिया। उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा कि जब भारत का भौतिक स्वरूप हम उठाया हमने तो फिर भारत का हम भौतिक विभाजन करेंगे, हम बांटेंगे कि भारत में कैसी कैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो हमने देखा उत्तर में हिमालय पर्वत, फिर उत्तर का मैदान, फिर थार मरुस्थल, फिर हमने देखा कौन सा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, फिर हमने देखा तटीय तटवर्ती क्षेत्र, फिर हमने देखा द्वीपीय क्षेत्र। फिर हमने यहाँ से फिर देखिए सेगमेंट बनता जा रहा है। फिर हमने यहाँ से एक सेगमेंट उठाया, कौन? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। फिर उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 पार्ट में बांटा, ट्रांस, बृहद, लघु, शिवालिक। फिर क्या करेंगे अगले क्लास में? ट्रांस को उठाएंगे, फिर ट्रांस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय की क्या क्या विशेषताएं, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या, कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं, कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। उसी तरीके से बृहद का, लघु का, शिवालिक का। आप खुद सोचिए कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा। पूछने वाले को बोलिए पूछो जहाँ से पूछना है, हम तैयार हैं, आई एम रेडी। ठीक है, तो अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे जो बेल बटन है उसको आप तुरंत दबा दें ताकि आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और 1-2 बात और बता देता हूँ, हम लोगों के द्वारा अभी लगातार हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे प्रतिदिन आपसे 15 प्रश्न जनरल स्टडीज़ के, सामान्य जीके के पूछे जाते हैं। आप उस पर अपीयर होइए, अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। इसके साथ साथ हमारा जो फेसबुक पे एक पेज है उड़ान फेसबुक फैमिली, उस पे 15 प्रश्न गूगल फॉर्म पे हम लोग बना के डेली डालते हैं, उसमें आप अपीयर होइए। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उड़ान IAS रांची, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर डेली 20 क्वेश्चन का एक क्विज होता है, उसमें अपीयर होइए। तमाम नोट्स उस पर अवेलेबल हैं, NCERT की किताबें फ्री में अवेलेबल है, बहुत सारे सरकारी रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स उस पर अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं। हम लोग तमाम तरीके की फैसिलिटीज़, तमाम तरीके की स्टडी मटेरियल्स आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाइए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जो छात्र हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट
हम लोग जितनी चीज़ें प्रोवाइड करा सकें, अभी तक हम लोग जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही निःशुल्क है, कहीं इसका कोई भी चार्ज नहीं है। या ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को बताइए और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को एक धार दीजिए। और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आने वाले दिनों में एक अच्छे स्थिति में होंगे, अच्छे पद पर होंगे और जब आपसे मिलेंगे तो हमें भी खुशी का अनुभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।